नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात ईरान की एयर स्ट्राइक की होगी जो उसने पाकिस्तान के ऊपर की है। वो कौन से कारण थे जिस कारण ईरान को यह फैसला लेना पड़ा कि आतंकी स्थान के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से बम गिराए जाएं। इसको डिकोड करेंगे और साथ ही साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसियों के लिए एक नासूर देश बन चुका है। चाहे बात अफगानिस्तान की हो, चाहे बात ईरान की हो, चाहे बात हिंदुस्तान की हो, ऐसा कोई देश नहीं जो ईरान पाकिस्तान से परेशान नहीं। इसके ऊपर आगे बिल्कुल डिटेल से हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात आज एक और पड़ोसी चीन की भी होगी, क्योंकि एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर बड़ी अहम है कि क्या गलवान के बाद भारत चीन सीमा पर कोई झड़प नहीं हुई। सेना की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो बता रही है कि ड्रैगन 2020 के बाद से भी एलएसी पर खामोश नहीं रहा, लेकिन जब जब उसने आंख उठाने की कोशिश की तब तब भारत के वीर बहादुर जवानों ने उसे आईना दिखा दिया और रास्ता पीछे का दिखा दिया। इसको भी आगे समझेंगे, क्या पूरी जानकारी है, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर एयर स्ट्राइक। ईरान की एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों की मौत। ईरान को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे, पाकिस्तान बोला। ईरान की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। आतंकी संगठन जैश अल अदल के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। ईरान की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर एयर स्ट्राइक। ईरान की एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों की मौत। ईरान को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे, ये पाकिस्तान ने कहा। लेकिन पूरा विवाद है क्या? किस प्रकार से पड़ोसी पाकिस्तान से परेशान हैं और कब कब पाकिस्तान के अंदर घुसकर दूसरे देशों ने एयर स्ट्राइक की है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। ईरान ने कर दी पाक की सर्जरी। ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। जैश अल अदल को बनाया निशाना। ड्रोन और मिसाइल से किया गया हमला। पाकिस्तान की ईरान को चेतावनी, गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हमले के वक्त मिल रहे थे काकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहीन, ये उस वक्त हाथ मिला रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और यहां ईरान पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा था। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पाकिस्तान ईरान में क्यों घमासान, ये आपके लिए समझना होगा। क्या ये शिया और सुन्नी का मसला है? ईरान शिया देश है और पाकिस्तान सुन्नी देश है। इसको लेकर क्या दोनों के बीच तनाव है, एक्सपर्ट से समझेंगे। अमेरिका का करीबी है पाकिस्तान, यह बड़ा अहम एंगल है। ईरान के अंदर पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। और एक चीज और भी है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान को दहलाने के लिए कर रहा है, जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एक्सपर्ट से आज समझने की कोशिश की जाएगी। 2015 ईरान पाक संबंधों में तनाव आया था। नेक्स्ट ग्राफिक्स। आतंकी हमले में उस वक्त 8 सैनिक मारे गए थे ईरान के। 2018 में ईरान सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसे और फिर उन्होंने बदला लिया। 2 फरवरी 2021 पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। नेक्स्ट। ये पाकिस्तान की सर्जरी कौन कौन कर चुका है, यह बड़ी अहम जानकारी है। वो मुल्क जो एशिया के अंदर आतंकी हेडक्वार्टर कहें, आतंकी स्थान कहें, उसके अंदर देखिए आप 1 मई 2011 एबटाबाद, आपको याद होगा अमेरिका
के सील्स कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। यह बड़ी अहम स्ट्राइक थी। अलकायदा का प्रमुख और 20 साल से अमेरिका जिसे ढूंढ रहा था वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। 2016 में उसके बाद भारत ने जो है वो उड़ी का बदला लिया और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, आतंकी कैंप नष्ट किए, पुलवामा का बदला लिया। 2021 में बलूचिस्तान में ईरान ने जैश अल अदल या कहें पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। 2024 में फिर ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। यह मोटा मोटा खाका बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से पाकिस्तान से पड़ोसी परेशान है। मैंने भारत की बात की, मैंने ईरान की बात की, मैंने अफगानिस्तान की बात की। 3 ऐसे देश जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और तीनों ही इस नासूर से परेशान हैं। लेकिन इसका इलाज ढूंढना भी जरूरी है। और ये इलाज क्या हो सकता है? क्या वाकई में सर्जरी या कुछ बड़ा करने की जरूरत? 2 खास मेहमान आज यही समझाने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल भूपेश जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू। जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर आप दोनों का। मेजर जनरल भूपेश जैन सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। ईरान पर ईरान की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर ऐसे वक्त में जिस वक्त ईरान ने सीरिया में भी एक्शन लिया, इराक में भी एक्शन लिया और पाकिस्तान के अंदर भी एक्शन लिया। यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त मिडिल ईस्ट के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्या यह इशारा था सर? देखिए राजेश जी, सारी दुनिया वाकिफ है 7 अक्टूबर की कार्रवाई से। और जब इस प्रकार की कार्रवाई मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर चल रही थी तो कुछ छोटे बड़े दल या देशों के दल अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। सो इसी के अंदर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 15 दिसंबर 2023 को रस्क ईरान के अंदर सिस्तान बलूचिस्तान जो कि एक उसका प्रांत है जी, जो एक सुन्नी जिसकी पॉपुलेशन सुन्नी है, उसके अंदर ये को तकरीबन जो पुलिस स्टेशन है कोई बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर था, जहां पर कुछ गनमैन ने आकर के 11 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल्स की हत्या की थी। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि ना मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया में कहीं पर कवर हुआ है, किसी भी ने नहीं देखा है इसको और इंटरनेशनल मीडिया में भी नहीं आया है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन चल रहा है और गाजा की घमासान है जी, हुथीज अपना रवैया दिखा रहे हैं। सो इसके बदले में जब ईरान पा रहा है इस वक्त, उसके अलावा ईरान के अंदर एक दो कार्रवाई और भी हुई है। ब्रिगेडियर जनरल उनके रजी मौसवी 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन की सब दमस्कस में एक स्ट्राइक के अंदर उनको हटाया गया था। उसके पश्चात जनवरी के बिगिनिंग में कासिम सुलेमानी की जो कब्र थी उसके ऊपर जो फंक्शन हो रहा था उसके अंदर ऑलमोस्ट 85 लोगों की डेथ हुई। ये तो काफी अच्छे से कवर किया। तो ईरान जो अपने आप को एक उस हालात के अंदर पा रहा था जहां पर कि उसको बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश हो रही थी। ओके। तो उसने अभी 3 स्ट्राइक की हैं। इराक के अंदर उसने स्ट्राइक किया है, सीरिया के अंदर उसने स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के अंदर उसने स्ट्राइक किया है। ये सब 24 घंटे के अंदर हुआ है। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की है सर यूरोप को भी? ईरान मेरे समझ से तो ईरान को एक पाता है कि इजराइल बिजी है, अमेरिका उलझा हुआ है हुतीज के बीच में और गाजा के बीच में और यूक्रेन के बीच में,
और उसके अलावा डोमेस्टिक इशू चल रही हैं, तो उसने मेरे ख्याल से ये समय ढूंढा है ये सबको दर्शाने की कि मैं अपने मिलिट्री मसल भी फ्लेक्स कर सकता हूं, डोंट मेस विद मी। ठीक है सर, ये एक मैसेज। चलिए मैं आता हूं फिर आपके पास। संजीव जी, जो चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है, क्योंकि मुझे लगता है बात इससे हटकर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हुकूमत परेशान है, तालिबान नहीं था तब भी परेशान थे, तालिबान आ गया तब भी वो पाकिस्तान से परेशान है, ईरान परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है। तो क्या ये शिया और सुन्नी की लड़ाई या इससे कुछ हटकर? देखिए राजेश जी, मैं इस पूरे ईरान के द्वारा जो मिलिट्री एक्शन लिया गया है उसको मैं जिस तरीके से देखता हूं, मैं अपनी बात रखूंगा। और जैसा कि जनरल साहब ने अपने कुछ तथ्यों को रखा है कि अभी हाल के समय में आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल के द्वारा सीरिया में ईरान के एक टॉप जनरल जो ब्रिगेडियर जनरल थे उनको एलिमिनेट किया गया जी। उसके साथ साथ आईडीएफ ने लेबनान में 2 सेपरेट स्ट्राइक्स कंडक्ट की और दो सेपरेट स्ट्राइक्स में हमास के एक डिप्टी लीडर मुसावी की और एक हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर ताविल की को भी एलिमिनेट आईडीएफ ने किया। उसके साथ साथ अभी आप देखिए तो दक्षिणी ईरान के करमन शहर में, जो कि कासिम सुलेमानी की वहां पर कब्र है और वहां पर जो उनकी डेथ एनिवर्सरी के दौरान जो एक समारोह हो रहा था, उसमें एक सुसाइड अटैक हुआ और उसमें लगभग 100 लोग मारे गए हैं और उसको इस्लामिक स्टेट ने क्लेम किया था कि हमने ये हमला किया है। उसके पहले जो 15 दिसंबर को रास्क में जो हमला हुआ, उसमें करीब 10 से भी ज्यादा जो ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। और जाहिर है कि जो जैसे अदल है वो ईरान और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विरुद्ध पहले भी वो बड़ी कार्रवाइयां कर चुका है। 2012 से ये अस्तित्व में आया और तब से ये लगातार जो है अपने सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एजेंडे के साथ काम करता है। और बलूचिस्तान हो या ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान हो, सभी में वो एक मूवमेंट चलाता है और एक सुन्नी सलाफी संगठन है जो कि शियाओं को भी टारगेट करता है। तो ये जो ईरान के द्वारा कार्रवाई की गई है उसका पहला कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये है कि ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि यदि ईरान को कोई स्टेट एक्टर, चाहे वो इजराइल हो या कोई अन्य हो या कोई नॉन स्टेट एक्टर, चाहे वो जैसे अदल हो या इस्लामिक स्टेट हो, यदि ईरान को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो ईरान उसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये पहला मेरा असेसमेंट है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है राजेश जी, और जिसके के ऊपर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में ईरान की ये साजिश हो सकती है कि ईरान इस तरीके के हमले को करा करके जो इजराइल का हमास के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, जो निर्णायक स्टेज में ये युद्ध है, उससे इजराइल को डाइवर्ट किया जाए और इजराइल को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की जो साजिशें हैं वो हुती भी रच रहा है, हिजबुल्लाह भी रच रहा है। और आप जानते हैं कि मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मैं जो चीज अब आपसे समझना चाहूं चंद मिनटों के अंदर कि इजराइल को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता, ईरान मान्यता नहीं देता, तो इजराइल को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है? दोनों ही तो ईरान के दुश्मन है, आपस में लड़ रहे हैं। ये तो इजराइल के लिए अच्छा है, दोनों ही इजराइल के दुश्मन है। देखिए ये जो डिस्ट्रैक्शन को कराने की जो साजिश है ये ईरान के द्वारा रची जा रही। ईरान जो है वो चाहे वो मोसाद के हेडक्वार्टर्स जो कि कुर्दिस्तान के इराक के जो एरबिल के पास जो हेडक्वार्टर है, जैसा कि इसने दावा किया है कि उसने अपनी शाहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसको टारगेट किया। और ये जो सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट को टारगेट किया और अभी बलूचिस्तान में जैश अल अदल को टारगेट किया। तो ये जो कार्रवाई है वो ईरान के द्वारा की जा रही है। ईरान की ये साजिश है कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध में इजराइल को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि इजराइल को अपने जो मिलिट्री जो उसके मोटिव्स और उसके जो टारगेट्स हैं हमास को तबाह करने के, उसमें उसको सफलता ना मिले। एक बात राजेश जी मुझे मौका दीजिएगा, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस तरह की साजिशें लगातार रची जा रही हैं कि किस तरीके से इस युद्ध का एस्केलेशन कराया जाए, इस युद्ध को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इजराइल को सफल न होने दिया जाए। और जैसा कि जनरल साहब ने बहुत पहले भी अपने एक शो में कहा था, मैं उनसे पूरी तरह से तो भी सहमत था कि जो पूरी ये साजिश 7 अक्टूबर को
रची गई, उसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने का था। ठीक है। संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको तोड़ने का था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने का था। तो आज भी, और ईरान इसका सबसे बड़ा बैकर है। आप जानते हैं कि चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, सबका जो बैकर है वो ईरान है। चलिए मैं आता हूं सर, मैं संजीव जी आता हूं मैं आपके पास। मेजर जनरल भूपेश जैन सर, जो चीज मैं समझना चाहूं आपसे कि क्या एक कठपुतली के तौर पर जो है इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदगी एशिया में है, चीन वहां से रिमोट दबाता है तो भारत के खिलाफ आतंक या आतंकी हमले शुरू हो जाते हैं। क्या अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ईरान के अंदर भी मिलिटेंसी को एक्टिव कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 2 महीने पहले बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका के राजदूत पहुंचे थे और तभी से आशंका हो रही थी कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है गरमा सकता है। समझना चाहूंगा सर लार्जर वे में इस पिक्चर को। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो ईरान के ताल्लुकात सीरिया, इराक और काफी हद तक पाकिस्तान के साथ भी काफी कांटेक्ट उनके अच्छे से चल रहे थे जी। ईरान ने अभी जब इराक के अंदर मौसवी वो की को मर्डर जो भी है मर्डर हुए, सो इराक ने कहा था कि वो एक तजवीज बनाएगा जिससे अमेरिकन ट्रूप्स वहां से हटाए जा सकें, खास करके जो कर्दिश इलाके के अंदर हैं। सीरिया के अंदर भी अमेरिकन ट्रूप्स अवेलेबल हैं और इवन पाकिस्तान ने भी यही कहा है स्ट्राइक के बदले में कि जबकि इतने सारे उनके चैनल हैं फिर भी उन्होंने स्ट्राइक क्यों किया। तो आपको इसको सिर्फ पाकिस्तान के अगर रवैये से देखें तो आप पूरा लेसन नहीं ढूंढ पाएंगे। दोनों पाकिस्तान और इराक ने ईरानियन एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया है और अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं जी। सो पाकिस्तान के अंदर अगर आए तो ये एक बड़ा, अगर आप उसके सवाल का जवाब आप पाकिस्तान के अंदर क्या होता है तो ये समझने की कोशिश करिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे डिफरेंट किस्म के इदारे हैं या ग्रुप्स हैं जो अपने अपने उनको फोकस्ड एरिया दिए गए हैं। हाफिज सैयद का ग्रुप है, उसका कश्मीर के अंदर है। कुछ और मुस्लिम इस्लाम सिख सेपरेटिस्ट हैं, वो पंजाब के अंदर कार्रवाई करते हैं। कुछ इदारे नॉर्थ वेस्ट उनका जो इलाका है उनके पश्चिम की तरफ वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ बलूची इदारे के अंदर सुन्नी इदारे हैं जो एक काम करते रहते हैं। तो और ये एक इनकी कोहेजन जो है लार्जर लेवल के ऊपर है, पर इनके छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वो उनको काफी इंडिपेंडेंस होती है अपना काम करते रहने देंगे। इससे क्या होता है कि उनकी प्रोटेक्शन भी रहती है और ये बहुत वो जनरली बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन तो हमारा कोई था ही नहीं, उनके सामने तो कुछ किया ही नहीं, तो डिनायबिलिटी मिलती है उनको। तो पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई है। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे ग्रुप हैं कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था अगर आप सांप पालोगे तो आपको भी डसेंगे जी। तो इस प्रकार की इन्होंने सांप पाल रखे जो उनके रिश्ते डिफरेंट कंट्रीज के साथ पड़ोस में अलग बिगाड़ते रहते हैं। और लास्ट में मुझे एक चीज कहने दीजिए, एक समय ऐसा भी था जब कुछ ग्रुप्स ने इनके अंदर चाइना के अंदर भी स्ट्राइक किया था। इतिहास गवाह है इस बात का। ओके सर, बड़ी अहम चीज कही आपने, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं लेकिन हमला आतंकी संगठन करते रहे और पाक उसे जिम्मेदारी से बचता रहता है। लेकिन संजीव जी, भारत में एक कहावत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ईरान और पाकिस्तान एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैश, लश्कर तहुज़ी, तमाम आतंकी संगठन भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है उसका इस्तेमाल वो करता आया है। ईरान की बात करें तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती वो ईरान के हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सर। और मिडिल ईस्ट में या एशिया में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, खून खराबा हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं इजराइल तक, तो उसके जिम्मेदार ये दोनों देश तो हैं। कैसे अलग कर सकते हैं हम दोनों को? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये आपने एनालिसिस किया है राजेश जी, आपने स्वयं।
और ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये जो ईरान है वो अपने रीजनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए तमाम आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता है। और कासिम सुलेमानी को जो अमेरिका ने 2020 में मार गिराया था, कासिम सुलेमानी जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की एक कुछ फोर्स है, और ये जो कुछ फोर्स है वो ईरान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड और समर्थित जो इस तरह के आतंकवादी संगठन है जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में ऑपरेट करते हैं, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन का कार्य करते थे और लगातार वो दौरों पे रहते थे और अमेरिका उनको ट्रैक कर रहा था। और बगदाद में जब उसे मौका मिला तो उसे बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर उनको एलिमिनेट कर दिया गया ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से। तो ईरान की जो आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो ईरानियन नीति है वो भी उसी तरह की है जैसे कि पाकिस्तान की है। और अभी हमास इतना बड़ा जो आतंकी हमला कर पाया है इजराइल के ऊपर, वो ईरानियन बैकिंग लार्जली वो ईरानियन बैक था। यद्यपि के ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने उन जो 1000 से भी ज्यादा लोग जो आए थे और कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग जो आए थे, जो आतंकी आए थे हमास के, उनको उन्होंने ट्रेन किया था, लेकिन वो बैकिंग तो अवश्य थी। हिजबुल्लाह को तो ईरान ने ही खड़ा किया है, 1982 में उन्होंने ट्रेन किया है हिजबुल्लाह को, हूती को भी उन्होंने किया है। तो अभी ये जो वर्तमान समय में जो हूती के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो रेड सी में और नॉर्दर्न जो इजराइल में जो कार्रवाइयां की जा रही थी उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो ईरान इस तरीके के हमले को करा करके उसकी एक साजिश हो सकती है कि वो स्वयं जो है इस तरह की कार्रवाइयां करके इजराइल को डिस्ट्रैक्ट करे, अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करे, कहीं और एंगेज करे, ताकि इजराइल को उसके हमास को समाप्त करने के जो उसके मंसूबे हैं उसमें सफलता न मिले। और इसी वजह से बड़ी सावधानी के साथ भारत को भी रिएक्ट करने की आवश्यकता है, अमेरिका को भी बड़ी सावधानी के साथ रिएक्ट करने की आवश्यकता है। इस तरीके की साजिशें ईरान के द्वारा और ईरानियन बैक जो आतंकवादी संगठनों के द्वारा की जा रही हैं कि इस युद्ध का एस्केलेशन कराया जाए, इस युद्ध को डिस्ट्रैक्ट कराया जाए, डाइवर्ट कराया जाए ताकि इजराइल को आइसोलेट किया जाए। तो ये जो पूरी कोशिश ये है इजराइल के ऊपर ही टारगेट है और मैं इसको इसी तरह से देखता हूं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मैं रुकूंगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा चीन की होगी कि क्या गलवान के बाद सीमा पर कोई झड़प नहीं हुई, और झड़प हुई है तो किसे कितना नुकसान हुआ। छोटा सा ब्रेक, खबर पर फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। गलवान के बाद भी LAC पर भारत को उकसा रहा चीन। बातचीत के बीच LAC पर PLA ने किया था अटैक। सेना के अलंकरण समारोह में हुआ खुलासा। भारतीय सैनिकों ने चीन को दिया था मुंह तोड़ जवाब। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, गलवान के बाद भी LAC पर भारत को उकसा रहा चीन। बातचीत के बीच LAC पर PLA ने 2 बार अटैक किया था। सेना के अलंकरण समारोह में यह खुलासा हुआ, भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह बड़ी अहम खबर है, इसे समझना होगा और डिटेल से इस पर हम बात करेंगे। LAC पर ड्रैगन को जवाब, सेना की रिपोर्ट में खुलासा। 7 जनवरी 2022 वो तारीख जब LAC पर चीनी टुकड़ी का हमला होता है। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान वहां पर तैनात होते हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। 4 चीनी सैनिक घायल होते हैं, चीनियों के हथियार छीन लिए जाते हैं और वो वापस भाग जाते हैं। अगली तारीख 27 नवंबर 2022 की है। LAC पर PLA की साजिश का खुलासा। जम्मू कश्मीर राइफल का चीन को जवाब। चीन से लड़ते वक्त भारत का एक JCO घायल हुआ और जो चीनी जवान थे वो भाग निकले। 3 सैनिकों को 26 जनवरी 2023 को इस वीरता के लिए सेना पदक से नवाजा गया। कुछ सैनिकों को पिछले साल 15 अगस्त को भी अवार्ड दिए गए। LAC पर अभी भी 50 से 60 हजार जवान आमने सामने तैनात हैं। अभी तक 20 बार कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है। लद्दाख पर 28 दौर की राजनयिक वार्ता भी हो चुकी है। देवसांग डेमचौक को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। भूपेश जैन सर, जो चीज समझना यहां पर बहुत जरूरी है, गलवान के बाद भी कई घटनाक्रम घट चुके हैं। इशारा बिल्कुल साफ है कि चीन चुप नहीं बैठेगा और जिस प्रकार से उसने सीमा के ऊपर जो है, LAC के ऊपर जो है वो ढांचा बनाया है, जिस प्रकार से सड़कें बनाई हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो तो यही इशारा दे रहा है कि आने वाला वक्त एक टकराव की तरफ दोनों देशों को ले जाएगा। सर
राजेश जी, ये पिछले तकरीबन 2 दशक से चीन ने एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत की बॉर्डर की तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की है। उसके अलावा उसने कुछ गांव बसाए हैं भारत के बॉर्डर के साथ साथ, जिनको वो आर्टिफिशियली सपोर्ट कर रहा है। और 2017 से तकरीबन जो एक बहुत क्लियर है, 2014 में जी जिनपिंग के आने के बाद से जी कुछ एक समय एक दूसरे को तोला गया। 2017 से जग भिन्न भिन्न इलाकों के अंदर, चुंबी वैली के आसपास या लद्दाख के पास, उससे बाद में जो है अरुणाचल बॉर्डर के ऊपर भी ये कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पर उनके ट्रूप्स आए हैं। कुछ एक चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। हर चीज पब्लिक डोमेन में हर बार कुछ सोच समझ से नहीं डाली जाती है, और कुछ वजह होती हैं जो नहीं डालने की, और जो फैसला करने वाले हैं, मैं उनकी जो ड्यूटी पर बैठे हैं उनको चैलेंज नहीं करना चाहूंगा, वो क्यों कुछ चीज डाल रहे हैं, क्यों चीज नहीं डालेंगे। और ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ है। चीन पूरी कोशिश में है किस तरह से वो हर किसी को इंटिमिडेट करे, और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा, फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी के अंदर ये कार्रवाइयां चल रही हैं जी। ताइवान के खिलाफ आप देखते ही रहते हैं। तो ये जो करंट जो लीडरशिप है चीन के अंदर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, वो बिल्कुल क्लियर है कि वो हर किसी के साथ जो है ऑफेंसिव अटैकिंग तरीके से डील करना चाहती है। अमेरिका के एयरफोर्स नेवल शिप्स के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, और ये भी कोई कितनी भी लंबी बातचीत, 20 दौर हो गए बातचीत के मिलिट्री लेवल पर, उसका कोई हल नहीं निकला है। पॉलिटिकल तौर पर अभी आप देखिए तो कोई बहुत ज्यादा कांटेक्ट भारत और चीन के बीच में होता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सर। कहीं अगर जाते भी हैं तो मिलाप बहुत सरसरी तौर पर होता है। चीन की तरफ से जो इच्छा व्यक्त की गई है वो सिंपल है कि आप बॉर्डर को छोड़िए, बाकी रिश्ते नॉर्मल करिए। भारत की तरफ से फैसला ये है कि अगर आप रिश्ते में रिश्ते वापस लाना चाहते हैं, तो आपको जो बॉर्डर के ऊपर जिस वजह से ये मनमुटाव हुआ है, उन वजहों को दूर करना होगा। तो काफी सारे एग्रीमेंट्स भारत के थे जो बॉर्डर के ऊपर स्थिति को सामान्य रखने के लिए, चीन ने उनका उल्लंघन किया है। और मेरे विचार से देश की सेना को, जो आपने 1 या 2 इंसिडेंट देखे हैं, ऐसे और इंसिडेंट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। काफी हद तक काफी डिप्लॉयमेंट अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, और वो देश को कुछ समय तक उसको और आगे झेलना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, एक पॉइंट बड़ा अहम था जब ये पूरी रिपोर्ट आ रही थी, पूरी जानकारियां निकल के आ रही थी कि जिस वक्त भारत और चीन के कोर कमांडर की कहें या राजनयिक लेवल पर विवाद को सुलझाने की बातचीत चल रही थी, उसी बीच में जो है चीन एक बार फिर से गलवान के बाद जो है भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वही बात कि आप चीन पर विश्वास कभी नहीं कर सकते, खासकर आंखें बंद करके तो कभी भी नहीं। जी राजेश जी, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, और चाइना की जो पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो सुंजू से गाइडेड होती है, और जो डिसेप्शन यानी धोखा देना, चीट करना, डिसीट करना, ये चाइना की रणनीतिक थिंकिंग का पार्ट रहा है। चाइना के इसी वजह से फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। हम जो है एंगेज तो करते हैं, बातचीत तो अवश्य करते हैं, लेकिन जो चाइना की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर जब तक वो कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाता, और जब इस तरीके के जो एक्शंस जो समय समय पर वो ले लेता है, तो उससे वो जो भरोसा है वो टूटता है। जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट
चाइना और भारत के संबंधों की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कारण है वो चाइना का स्वयं का जो व्यवहार है, उसका जो डिसेप्टिव जो तरीका है कार्य करने का, वो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और यही जो चाइना की जो क्रेडिबिलिटी को कम करने का सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, पूरे विश्व में। आप देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो अन्य देश हो, कोरोना के पैंडेमिक की जो इंफॉर्मेशन थी उसको जिस तरह से उसने बहुत देर में जाकर के दुनिया को शेयर किया, इन सारे गतिविधियों को आप देखें, BRI का जो औपनिवेशिक प्लान है, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स को वो जो कंडक्ट करता है, वो सबसे बहुत स्पष्ट है कि चाइना की जो पूरी रणनीतिक थिंकिंग है, जो उसकी इकोनॉमिक जो थिंकिंग है, उसमें एक साजिशें हैं, डिसेप्शन है। तो जाहिर है कि ये जो भारत है वो उसको बहुत ही सतर्क रहना होगा। और एक बात मैं, जैसा कि आपके शोज में मैं लगातार ये कहता भी रहा हूँ राजेश जी, कि चाइना के साथ किसी भी तरीके की डीलिंग, किसी भी तरीके का नेगोशिएशन, किसी भी तरीके की बातचीत तभी सफल हो सकती है जब उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। और जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली तो ये कि हमारा जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो लगातार सशक्त और मजबूत होना चाहिए। दूसरा, बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको टाइम बाउंड मैनर में और तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा, हमारा जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ, वो भी गहरा और मजबूत होते रहना चाहिए। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, और चौथा एक महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग टर्म का जो प्लान है, जिसको कि मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना का जो चैलेंज है ये लॉन्ग टर्म का भी चैलेंज है, और लॉन्ग टर्म के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमें कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विकसित भारत को बनाने का जो विजन है, इसकी मैं बहुत सी सराहना करता हूँ, और मेरा मानना है कि ये सभी के प्रयासों से हो सकता है। चाइना ने काफी प्रगति की है, उसका जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है वो काफी बढ़ा है, और उसको ध्यान में रखते हुए और चाइना की साजिशों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को, डेवलप्ड इंडिया को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं भूपेश जैन सर, लेकिन एक चीज और भी तो बड़ी अहम है। हाल ही में हमने देखा कि PLA के अंदर जमकर भ्रष्टाचार भी है, डिफेंस मिनिस्टर को हटाना, उसके बाद 9 टॉप जनरल्स को हटा देना, रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आना। क्या वाकई में आपको लगता है कि चीन एक जंग की तरफ बढ़ सकता है, या चाहे फिर वो ताइवान हो, भारत हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो अंदरूनी हालात हैं इस वक्त चीन के, वो ऐसा लगता है कि वाकई में शी जिनपिंग की कंट्रोल के बाहर है। देखिए, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना जी। मेरे विचार से राष्ट्रपति जिनपिंग कटिबद्ध हैं अपनी फौज को तैयार करने के लिए, ताकि उनके जो देश के पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री एम्स हैं उनको हासिल करने के लिए। उसके लिए उनको एक अच्छी प्रोफेशनल सेना चाहिए। उसके प्रति वो जागरूक हैं और वो कोशिश कर रहे हैं वो बने जी। तो इस तरह की जो रिपोर्टें हमें मिल रही हैं उससे हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है। उसको कमजोर मत समझो। बिल्कुल सर। उससे ये समझने की कोशिश करो कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है अपनी सेनाओं को इतनी मशक्कत करके प्रोफेशनली। करप्शन इसलिए हुई है क्योंकि उनको इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा रुपए पैसे सरकार ने उनकी रिलीज किए, उसमें से कुछ चोरी किए गए। ठीक। और वो पकड़े गए। इसका मतलब कोई उनको ध्यान, वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं, वो उसके ऊपर निगाह भी रख रहे हैं और तैयारी करवा रहे हैं। याद रखिए, वो 2027 तक चाहते हैं ताइवान उनके पास आए, ये ऐसा उन्होंने कहा गया है। और उसके लिए वो फिलीपींस के प्रति अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं जी। तो मेरे विचार से इन सबको समझ करके हमें एक केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम उनको कमजोर ना समझें और
ये जानने की ध्यान रखें कि वो हम अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं, ताकि वो हम चीन की सेनाओं का मुकाबला करके उनको उनके जो गलत मंसूबे हैं उनको सफल ना होने दें। ठीक है सर, मैं आता हूं, फिर आता हूं एक बार आपके पास। संजीव जी, एक पॉइंट और जो भूपेश जैन सर ने शायद इससे पहले कवर किया था, हम खुद कहते हैं कि तमाम विवाद जो हैं वो टेबल पे सुलझाए जाते हैं, लेकिन जब भारत और चीन की हम बात करते हैं, विवाद बहुत, तनाव भी गर्म है और विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन टेबल बीच में दिखाई नहीं पड़ रहा है, खासकर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। संजीव जी। देखिए राजेश जी, इसका जो भारत और चाइना के बीच का जो विवाद है जी, सीमा विवाद, उसका जो समाधान सिर्फ एक ही है कि वो जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका जो क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन जब तक नहीं होता, पर उसके लिए दो मुल्कों को बैठना पड़ेगा सर। जी जी, दो मुल्कों को बैठना पड़ेगा, दो टॉप लीडर्स को, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी को मिलना पड़ेगा सर। इसके लिए तो यही एक तरीका है ना सर, वो मुलाकात नहीं हो रही है, मेरा पॉइंट ये है कहने का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसका कारण ये है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब से वो सत्ता में आए हैं, 2012 में वो जनरल सेक्रेटरी बने, सीएमसी के भी चेयरमैन हैं, 2013 में राष्ट्रपति बन गए, और तभी से आप देखिए तो उनकी जो नीतियां रही हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, असर्टिव रही हैं। और उनको शी जिनपिंग का अप्रोच ये है कि चाइना के जो अपने ड्रीम को हासिल करने का समय आ चुका है। अगर डेंग जियाओपिंग की बात करें तो डेंग जियाओपिंग के समय में चाइना ये सोचा करता था कि हाई ड्यूरेबिलिटी तो बाय योर टाइम, लेकिन अब शी जिनपिंग को लगता है कि उनको जो है अब असर्टिव हो जाना चाहिए और ताइवान को कब्जे में कर लेना चाहिए, हांगकांग के वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल को बदल देना चाहिए, साउथ चाइना सी पर कब्जा कर लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। और 2049 तक तो वो पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल भी असीमित काल तक के लिए बढ़ा लिया है। तो ये जो और आप इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर जो उनकी गतिविधियां हम देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बातचीत की संभावना अगर नहीं बन पा रही है तो उसके पीछे शी जिनपिंग जिम्मेदार है। और शी जिनपिंग के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो एंटी करप्शन वगैरह का वो पूरा कवायद कर रहे हैं, एसेंशियली चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में टोटलिटेरियन स्टेट बनता जा रहा है। वो करप्शन का सहारा लेकर के अपने जो भी आलोचक हैं, जरा कहीं भी कोई विरोधी पैदा होता है, जरा भी किसी ने कोई आलोचना कर दी, चाहे वो जैक मा जैसा उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे वो इंटरपोल का चीफ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़ा वहां की फिल्म इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी क्यों ना हो, सबको 2-3 महीने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता और उनको अपने पदों से हटना पड़ता है, चाहे वो विदेश मंत्री क्यों ना हो, रक्षा मंत्री क्यों ना हो। तो ये शी जिनपिंग की जो नीतियां हैं घरेलू स्तर पर भी आप देखें तो वो एक सर्वाधिकारवादी नीतियां हैं, टोटलिटेरियन स्टेट है। और वो पहले अथॉरिटेरियन तो था ही, अब वो टोटलिटेरियन होता जा रहा है। और हमें बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि भारत को इस तरीके की जो प्रवृत्तियां जो शी जिनपिंग दिखा रहे हैं उससे भारत को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, अन्य राष्ट्रों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्वाड जैसे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वाड प्लस का अगर आइडिया फलीभूत हो सकता है तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो ये मेरा मानना है कि शी जिनपिंग की जो प्रवृत्तियां हैं वो घरेलू स्तर पर खतरनाक है तमाम पड़ोसियों के लिए। भूपेश जैन सर, लेकिन एक चीज और भी है, क्या शी जिनपिंग की आंखें बंद हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और वो वॉर जो कि लग रहा था कि 7 दिन में खत्म होगा, वो 2 साल तक खिंच गया और लगातार जारी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, लगा 7 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हमास का खात्मा कर दिया जाएगा, 100 दिन उसको भी पूरे हो चुके हैं। और अगर वो वियतनाम, फिलीपींस या भारत के खिलाफ ऐसा सोचते हैं तो उन्हें थोड़ा, मुझे लगता है कि उस तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं मिलिट्री पावर के तौर पर उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं सर। मेरे विचार से राजेश जी, वो सब चीज देखने के पश्चात चाइनीज की जो बिलीफ या शी जिनपिंग की राष्ट्रपति की जो बिलीफ है कि वो इन सबसे ज्यादा समझदार हैं, तेज हैं और वो रास्ते निकाल लेंगे जिससे कि वो इन सब परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बेस नहीं दिख रही, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उनके बातचीत का सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये जो हमने कह दिया वही होगा। अगर
जहां आप वो मानिए, नहीं तो हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम आपसे मनवा लेंगे। इस वक्त चीन को अपनी बढ़ी हुई ताकत के ऊपर पूरा घमंड कह लो या विश्वास कह लो या बिलीव कह लो है। अब वो कहां तक सफल होती है वो निर्भर करेगा हम कितनी तैयारी करते हैं उसको ना सफल होने देने के लिए। तो मेरा वापस घूम करके वहीं आ जाता हूं मैं। आप चीन के गलतियां, मूर्खताओं, बेवकूफियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर चीन समझदार होता तो कम से कम भारत को वो अमेरिका से अलग करने की कोशिश करता, उसके लिए उसके साथ भारत के साथ दोस्ती करता जी, जापान को अमेरिका से अलग करने की कोशिश करता, तो उसकी सफलता के चांस बढ़ जाते। वो किस चक्की का आटा खाते हैं, कौन से घाट का पानी पीते हैं और क्या सोचते हैं, ये बहुत से देशों के बहुत सारे जो राजनीतिक हैं या जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनसे बाहर है। लोगों को आप गाली दे करके हर किसी को से लड़ करके आप जीत नहीं सकते। ठीक है सर। एक आखिरी पॉइंट संजीव जी जो समझना चाहूंगा, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। ये पूरे चीन की माओ त्से तुंग और शी जिनपिंग की सोच, दोनों ने टॉप लीडर की सोच है या पूरे चीन की यही सोच है कि पड़ोसियों को परेशान करना है? देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ये सोच रही है और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो करंट रिजीम है चाइना की, वो जाहिर है कि बहुत ही डिसेप्टिव है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपॉर्चुनिस्टिक है, साम्राज्यवादी है। और वो भारत चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हो, चाहे वो सेंकाकू आइलैंड्स हो, साउथ चाइना सी हो, पूरे विश्व पर वो शासन करने की मंशा रखते हैं। वो अथॉरिटेरियन तो थे ही, शी जिनपिंग के नेतृत्व में वो टोटलिटेरियन होते जा रहे हैं, वो सर्वाधिकारवादी होते जा रहे हैं। और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो रिजीम है वो निसंदेह खतरा है। लेकिन यदि चाइना में कोई मैं नहीं जानता कि कभी ऐसा होगा, लेकिन यदि कभी चाइना में कोई रिफॉर्म्स हुए, कहीं कोई डेमोक्रेसी आई, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बदलाव आएगा। लेकिन इतना कहने के बाद अंत में एक बात अवश्य कहूंगा कि चाइना के जो शासक हैं उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो अपने पुराने जो ट्रेडिशनल जो उनकी जो सोच रही है, डिसेप्शन जिसका इंटीग्रल पार्ट है। सर बस 30 सेकंड सर, इसके 3 पॉइंट मुझे चाहिए होते हैं आखिर में। जैन सर 3 पॉइंट आपके। की कोशिश होगी दुनिया को डराने की कि अगर आपने इजराइल को नहीं रोका तो ये जंग बहुत ज्यादा बड़ी फैल सकती है, जो सबसे बड़ा डर है। ओके। पाकिस्तान अपनी जो उनकी रणनीति है, टेररिज्म एज ए वेपन एज ए टूल ऑफ स्टेट, ओके, ये बंद नहीं होगा। और तीसरा जो जी श्रीमान जी हैं, जब तक चाइना के अंदर डोमेस्टिक उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल लीडर दूसरा खड़ा होकर के उनके सवालों को उनको सवाल नहीं पूछने के काबिल होता, तब तक जो चीन का ये जो बिहेवियर है वो ये चलता रहेगा। जितने भी ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जी हो, या इतिहास में हिटलर हो, वो जब तक एक बार दीवार के साथ टक्कर खा करके नीचे नहीं गिरते, सवाल ही पैदा होता है वो रास्ता चेंज करेंगे। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल भूपेश जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट बड़ा अहम था। पाकिस्तान जो है जहां एशिया के देशों के लिए सरदर्द बना रहेगा, भाई शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियां जारी रहेंगी, भारत को तैयारी करने की जरूरत है आने वाले वक्त के लिए। तो आज